हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी साइंस में बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास होगी और जिसमें हमारा जो टॉपिक है मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन, जिसमें हमें मानव शरीर के तंत्र पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लगभग 4 तंत्र क्लियर हो चुके हैं। टोटल आपको 8 तंत्रों का अध्ययन करना है, सिस्टम्स का अध्ययन करना है। तो ये तंत्र क्या कहलाते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हुई थी। हमारा जो बॉडी पूरा का पूरा बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, या पूरी बॉडी है, ये किस तरीके से कार्य करती है, कौन सा कार्य किस बॉडी पार्ट्स के द्वारा होता है। तो जो एक विशेष बॉडी पार्ट्स का समूह होता है, ग्रुप होता है, उनके द्वारा एक विशेष कार्य किया जाता है, ठीक है। तो वो एक तंत्र बनाता है मिलकर के, उतना बॉडी पार्ट्स मिलकर क्या बनाएगा, एक तंत्र बनाएगा और उन्हीं तंत्रों का अध्ययन करना है। जैसे यदि एक साथ हम इन सब का अध्ययन करना चाहें तो बहुत जटिल होगा इनको पढ़ना, ठीक है, समझ पाना। तो इसीलिए ये जो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको क्रिया के अनुसार जो एक ही कार्य को करने में मदद करते हैं, तो उन सब अंगों का जो अध्ययन है एक तंत्र के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक जानकारी दी थी और फिर वहाँ से स्टार्ट किया था पाचन तंत्र को, ठीक है। तो मानव शरीर में जितने भी जो पाचन में अंग पार्टिसिपेट करते हैं वो सब पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़े थे, ठीक है। जैसे आहार नाल हो गया आपका, आमाशय क्या होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, कहाँ तक पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, किन किन चरणों से होकर आपका पाचन होता है, मुख क्या कहलाता है, मुख के अंदर जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपकी जीभ हो गई, इसका क्या कार्य होता है, ठीक है, कौन से पार्ट्स से आपके कौन से स्वाद का हम यहाँ पर एहसास कर पाते हैं, स्वाद कलिकाएँ क्या कहलाती हैं। इसके बाद दांत आपके मुख में पाया जाएगा। तो भोजन को ग्रहण करने से लेकर भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत तक हो जा रहा था, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है। ये हमारा जो बायोलॉजी है उसकी क्लास नंबर 60 रहने वाली है। इससे पहले आपकी 59 क्लासेस हो गई हैं और यहाँ पर बहुत ही डीप में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बिल्कुल आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी पर आपको यहाँ पर मेन फोकस रखना है, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। सिलेबस चेंज कैसे नहीं होगा, मतलब आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उसमें जो टॉपिक दिए गए वो यही हैं और यह टॉपिक तो हमेशा से ही साइंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब कई कमेंट्स आते हैं कि सोशल साइंस में क्या पढ़ना है या फिर, तो आपको बता दें अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आपको बिल्कुल आपकी पात्रता परीक्षा जो 2023 में कंडक्ट हुई है उसी के सिलेबस को फॉलो करना है, क्योंकि यदि आप इस वेट में हैं कि इसका इंतज़ार यदि आप कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आपको बता दें केवल 2 महीने, लगभग 2 महीने या 1.5 महीने का समय ही आपको मिल पाएगा और फिर आप समझिए कैसे इतने समय में तैयारी होगी। अभी भी आपको बता दें टोटल आपके पास अधिकतम कहें तो 4 महीने और न्यूनतम कहें तो 3 महीने का आपका मतलब अच्छा समय है, 3 महीने का, ठीक है। टोटल 90 दिन। अब सोचिए आप, एक एक दिन कीमती है, एक एक घंटा कीमती है। यहाँ पर आप जितनी अधिक से अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मानव शरीर के जो तंत्र हैं उसमें पाचन तंत्र आपको बहुत अच्छे से बताया। पाचन तंत्र में जो जो अंग आते थे उनको पूरा डिटेल से आपको कवर करवाया है। इसके बाद सेकंड आपका जो तंत्र था, जो सिस्टम था, वो था श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या कहलाता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। इसके बाद हमने करा था श्वसन तंत्र के बाद में आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हिस्सा लेते हैं, जैसे आपके यहाँ पर सबसे मुख्य अंग जो होता वो वृक्क होता, किडनी होता है, ठीक है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे आपका परिसंचरण तंत्र, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये हमारी क्लास नंबर 60 रहेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल आपका सजीव जगत से लेकर, जहाँ आपका फर्स्ट टॉपिक आपके बायोलॉजी में दिया है सजीव जगत, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था और पूरी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करवाई हैं। यदि आपका जो है
यहाँ पर अभी तक भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें यहाँ कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंटेंट आपको दिया गया है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी बुक्स होती है, जैसे आपने 6 to 10th तक की एनसीईआरटी तो ली ही होगी, ठीक है। अब आप देखते हैं इसमें जो कुछ टॉपिक दिए होते हैं तो कहीं कहीं शॉर्ट में चीज़ें दी गई हैं, तो इतने में हमारा काम नहीं होने वाला। अब ऐसा नहीं है कि आपका जैसे 100 अंक का एग्ज़ाम होना है तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से आ जाएगा, या फिर किसी एक कोचिंग संस्थान के नोट्स आपने परचेस कर लिए उसमें से आ जाएगा, कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली उसमें से पूरा का, ये बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ऐसे कई अभ्यर्थी होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा हो गया, जो कुछ भी है सारी व्यवस्था उनके पास में होगी तो वो तो बड़ी से बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा कोर्स भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कोई बड़ी कोचिंग संस्थान, एकमात्र कोचिंग संस्थान से आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि और हो भी सकता है, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कंटेंट को ले रहे हैं, क्या आप चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बुक भी हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर करवा जाए, और एक बड़ी से बड़ी बुक ऐसी भी हो सकती है जहाँ से मात्र 1-2% क्वेश्चन ही बने। तो ये आप पर डिपेंड रहता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहेंगे कि ये जो क्लासेस हैं, अब कुछ कमेंट्स आते हैं कि क्या मतलब जो हम कंटेंट दे रहे हैं वहीं से पूरा आएगा, इसके बाहर तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई गारंटी देकर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा कि बिल्कुल गारंटी है आपको मतलब जो 100 अंक का क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन पेपर आना है, तो उसमें से आप यहाँ 90+ स्कोर कर पाएंगे। हाँ, चीज़ें तो हम बहुत ही अच्छी आपको देते, बहुत ही अच्छा मैटर देते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड है कि जो चीज़ हम यहाँ कवर करवाते हैं, और एज अ टीचर जो होता है वो केवल आपको गाइड कर सकता है, आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करवा सकता है, लेकिन इसके आगे मतलब आगे जो चीज़ें होती हैं वो आप पर डिपेंड करती हैं कि आप उसको किस तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। अधिक से अधिक समय देना आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। मानव शरीर के तंत्र में परिसंचरण तंत्र यहाँ स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या होता है सिस्टम, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें आते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा कि जो मनुष्य है या कोई भी जंतु है जो जीवित है, ठीक है, तो मनुष्य तथा जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों जैसे कई पदार्थ हैं शरीर के भीतर, जैसे आपका ब्लड हो गया, ठीक है, रक्त हो गया। तो रक्त भी हमने पढ़ा हुआ है 2 प्रकार से, एक तो शुद्ध रक्त होता है, एक अशुद्ध रक्त होता है। अब शुद्ध और अशुद्ध का मतलब है ये नहीं है कि मतलब कलर चेंज हो जाएगा या कुछ भी, ये नहीं होता। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, मतलब ऑक्सीकृत जो होगा वो शुद्ध रक्त होगा, और जो अनॉक्सीकृत होगा वो कैसा होगा, अशुद्ध होगा। तो यहाँ यही बात कही गई है कि हमारे शरीर के भीतर क्या ब्लड का संचार तो चल रहा है, लेकिन हमें इसकी प्रोसेस समझनी है कि किस तरीके से ये जो रक्त है वो हमारे हृदय से लेकर के बॉडी के विभिन्न अंगों तक जाता है, और विभिन्न अंगों से होकर के बॉडी तक आता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहता है। तो देखिए क्या होता है परिसंचरण तंत्र में। मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर के भीतर पदार्थों जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है, और अन्य भी हो सकते हैं, इनके परिवहन के लिए, परिवहन का मतलब एक स्थान से अन्य स्थानों तक जाना और अन्य स्थानों से पुनः उसी स्थान पर आना। तो परिवहन के लिए एक सुविकसित तंत्र बनाया गया, उसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको हृदय की संरचना पढ़नी होती है। हृदय जो होता है वो आपके ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मस्तिष्क की संरचना पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, मस्तिष्क की संरचना। इसके पहले और पाचन तंत्र में हमने क्या पढ़ा हुआ था, पाचन तंत्र में दांत की संरचना, दंत सूत्र आपको बताया था। तो ये आपको याद रखना। फेफड़े हमने कहाँ पर पढ़े हैं, श्वसन तंत्र में फेफड़ों की संरचना पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो याद रखना, जब ये पूरे आपके सिस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कहाँ पर क्या पढ़ा है। तो थोड़ा सा समझ के आप चीज़ों को पढ़िए, और यहाँ से ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बनते, कई क्वेश्चन उठते हैं और फिर वो क्वेश्चन हम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
तो थोड़ा सा भी आपके पास टाइम है, और कई ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनके ये टॉपिक कवर भी हो चुके होंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू बिल्कुल पात्रता परीक्षा के बाद से ही लगे हुए हैं, या उससे पहले से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए परिसंचरण तंत्र आप समझ गए। शरीर के भीतर पदार्थ जो है हमारे रक्त या फिर अन्य जो चीज़ें हैं उनका परिवहन करने के लिए एक विकसित तंत्र बनाया गया है, जिसे क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मानव में परिसंचरण मुख्य रूप से रुधिर और लसिका के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा? रुधिर के। तो जो रुधिर के माध्यम से होगा उसे क्या कहेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र, और जो लसिका के माध्यम से होगा उसे कहेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र। आपने बुक्स में देखा होगा ये दो चीज़ें दी गई होती हैं, डायरेक्ट कभी कभी परिसंचरण तंत्र ना दे करके लिखा होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर अर्थात ब्लड जो है उसको तो आप समझते हैं कि कैसा कलर होता है, किस प्रकार का होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब ये लसिका क्या होती है, तो अगला जो सेशन रखेंगे या इससे बाद वाला जो सेशन रखेंगे उसमें क्या करेंगे, हम लसिका परिसंचरण तंत्र को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखेंगे कि जो परिसंचरण है मुख्य रूप से किस किस से होता है, एक तो रुधिर और एक लसिका से। ठीक है, अब देखिए रुधिर क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसीलिए कहते हैं पिछले लेक्चर जरूर देखिए। ऊतक वाला जो सेशन है जिसमें जंतु और पादप ऊतक कवर किए थे वो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो रुधिर है वो कौन सा एक ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब द्रव, ठीक है, द्रव अवस्था में है, तो तरल संयोजी ऊतक होता है रुधिर, और एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यही तरल रुधिर पदार्थों के परिवहन या परिसंचरण हेतु एक माध्यम प्रदान करता है। परिसंचरण तंत्र में रुधिर के अतिरिक्त एक केंद्रीय पंप अंग होता है। मतलब रुधिर का तो परिसंचरण शरीर के अंदर हो ही रहा है, लेकिन जो रुधिर है इसके लिए एक पंप का कार्य करता है, वो होता है हृदय। आपका क्या होता है, हृदय होता है। और रुधिर वाहिनियाँ अर्थात ब्लड वेसल्स होती हैं। इन्हीं रुधिर वाहिनियों के माध्यम से शरीर के भीतर रुधिर निरंतर प्रवाहित होता रहता है। अब आप कहेंगे रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, हृदय तो आपका क्या कर रहा है, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। मतलब पंप करने का मतलब है कि जो ब्लड है यहाँ शुद्ध ब्लड होता है, इससे होकर अब जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, तो ये भले ही आप ना समझते हो लेकिन आपने पढ़ा होगा धमनियाँ और सिराएँ। ठीक है, क्या पढ़ा है, धमनियाँ और सिराएँ, या धमनी और सिरा में अंतर तो खूब आपने लिखा भी होगा, एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते थे। ठीक है, तो जो धमनियाँ होती हैं, जो सिराएँ होती हैं, एक प्रकार की नलिकाएँ होती हैं जिनके माध्यम से आपका रुधिर जाता है, उन्हीं को हम रुधिर वाहिनियाँ या रुधिर नलिकाएँ कहते हैं। इन्हीं रुधिर वाहिनियों के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर जो रुधिर है वो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। अब यहाँ पर जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो दो हैं, तीन होती हैं। ठीक है, बेसिकली तीन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अभी देखिए सिराएँ और जो आपकी धमनियाँ होती हैं इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि किस में आपका शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीकृत रक्त जाता है और किससे आपका जो है अशुद्ध रक्त बहता है। और जो धमनियाँ होती हैं वहाँ पर जो रक्त होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, हृदय से कहाँ शरीर के अन्य अंगों तक जाएगा या अन्य अंगों से शरीर के हृदय तक आएगा, ये चीज़ें यहाँ समझनी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, एक तो होता रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा क्या होता है आपका लसिका परिसंचरण तंत्र। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज पूछ लेता है किसने की थी, तो याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। किसने, विलियम हार्वे ने। अब देखिए परिसंचरण तंत्र के कार्य समझ लीजिए। यहाँ पर यह पोषक पदार्थ क्या होते हैं हमारे, ग्लूकोज हो गया, बसीय अम्ल हो गए, विटामिन्स हो गए आदि। पोषक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे जो हम ग्रहण करते हैं और उनसे हमें क्या एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनका अवशोषण कर केंद्र से शरीर के विभिन्न भागों तक इसका कार्य है परिवहन करना। किसका, परिसंचरण तंत्र का। परिसंचरण तंत्र में भी किसका, जो आपकी विभिन्न जो धमनिकाएँ हैं या सिराएँ हैं। ठीक है, तो पोषक पदार्थों का शरीर के केंद्रीय भाग से कहाँ पर, शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करना। नेक्स्ट है जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं। वर्ज्य पदार्थ मतलब जो
जैसे हमने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था, ठीक है। कुछ ऐसा हमारे शरीर के अंदर वर्ज्य या खराब पदार्थ होते जिनको शरीर से बाहर निकालना क्या होता, बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें भी जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं, जैसे आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करना, और फिर जो उत्सर्जी अंग होंगे उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो ये भी एक परिवहन का कार्य करता है। फिर देखिए, यह हार्मोन्स का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक परिवहन करना। तो जहाँ कहीं भी आपको परिवहन देखने को मिल जाए, आपको परिसंचरण तंत्र लगाना, क्योंकि इसका मुख्य कार्य ही होता है परिवहन करके जो भी आपकी क्रिया चल रही है उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। जैसे आपके उत्सर्जी पदार्थ हैं तो इसका परिवहन उत्सर्जन में हम क्या किया, जैसे मूत्र है हमारा, ठीक है, इसमें यूरिया वगैरह होता, तो इसको कहाँ मतलब हम शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट उत्सर्जी अंग में ही ये चीज़ें हो जाएंगी और बाहर निकाल देंगे, नहीं, पहले उसका परिवहन होता है किससे, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, और फिर वो कहाँ पहुँचाता है, उत्सर्जी अंग तक, और फिर उसका क्या कर देते हैं हम, उत्सर्जन कर देते हैं। इसी तरीके से जो हार्मोन्स हैं इसको भी लक्षित अंग तक पहुंचाएगा, परिवहन करेगा। फिर है फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक तथा ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यहाँ फेफड़े जो हम श्वसन में पढ़ते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र में, तो जो फेफड़े हैं उससे शरीर की कोशिकाओं तक या ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य होता है। तो ये परिसंचरण तंत्र के मुख्य कार्य हो गए। अब देखिए यहाँ रुधिर परिसंचरण तंत्र के अवयव, मतलब कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इनको हम एलिमेंट्स कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से 3 अवयव जो है भाग लेते हैं, या 3 अवयवों का ये बना होता है। 3 अवयव कौन से हैं, तो एक तो हृदय है। तो यहाँ अभी बस आप इतना समझिए, अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो हृदय की पूरी संरचना वहाँ पर हम कवर करेंगे। तो हृदय क्या होता है, तो रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग है। क्या है, हृदय है। क्या है, रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला अंग। तो रुधिर कहाँ पर आपका एकत्रित है, हृदय में। अब हृदय से जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है रुधिर जाएगा। अब जो रुधिर की संरचना हम पढ़ेंगे वहाँ इसका डीप में अध्ययन करेंगे। अभी बस यहाँ पर हमारा मेन जो उद्देश्य है वो धमनी और सिरा आपको बताना है कि ये क्या होती हैं। तो अभी ये जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 अवयव याद रखिए, एक तो हृदय, एक रुधिर नलिकाएं या रुधिर वाहिनियाँ इसको भी कहते हैं, और फिर है आपका रुधिर यानी ब्लड भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हृदय समझ गए, यहाँ रुधिर समझिए। अब जो रुधिर नलिकाएं हैं ये आपको बताया था 3 होती हैं, एक तो धमनियाँ, एक सिराएं और एक होती हैं रुधिर वाहिनियाँ, ठीक है। तो रुधिर वाहिनियाँ इसको ही कह देते, एक प्रकार की नलिका होती है, ठीक है, मतलब जिसमें धमनियाँ और सिराएं दोनों आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर अब रुधिर जो होता, रुधिर क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, संवहनीय ऊतक है, जिसमें रुधिर कणिकाएँ, जो रुधिर कणिकाएँ होती है RBC WBC वगैरह, ठीक है, लाल रक्त कण होते हैं, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। तो रुधिर भी हम नेक्स्ट सेशन में आपका जहाँ कहीं भी रुधिर होगा वहाँ इसको कवर करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रुधिर नलिकाएँ। क्या पढ़ेंगे, रुधिर नलिकाएँ। ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार में केवल हम यहाँ 2 प्रकार पढ़ेंगे, धमनियाँ और सिराएँ, ठीक है। तो देखिए धमनियाँ क्या कहलाती हैं, तो यहाँ पर देखिए जो मोटी पेशीय तथा लचीली भित्ति युक्त बेरुधिर नलिकाएं जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको आप हाईलाइट करके रखिएगा कि जो धमनियाँ हैं यह रक्त को कहाँ से कहाँ भेजती हैं, तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ये भेजने का कार्य करती हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक भेज रही हैं, तो हृदय में जो रक्त है वो शुद्ध रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, वो धमनिकाएं कहलाती हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है, तो मोटी पेशीय लचीली भित्ति युक्त होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जितने फैक्ट हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ लिए हैं। फिर देखिए ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। धमनियाँ कहाँ स्थित होती हैं, गहराई में, जबकि आपकी सिराएं जो हैं वो गहराई में स्थित नहीं होती, ठीक है। फिर देखिए इनमें कोई कपाट वाल्व नहीं पाया जाता। कपाट का मतलब है कि जो रक्त है वो हृदय से कहाँ जा रहा है, ये हृदय है हमारा, और हृदय से विभिन्न बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है। तो इसमें कोई कपाट का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई बंद ऐसा दरवाज़ा टाइप का एक रचना नहीं होती है कि जो रक्त है वो लौट करके आ जाएगा।
जो कि आपके सिराओं में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ कपाट होता है ताकि जो ब्लड है वो वापस ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ समझ गए आप, शरीर में गहराई में स्थित हैं। हृदय को कहाँ रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, तो हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं और इनमें कोई कपाट नहीं होता है। फिर देखिए क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका कि बताइए जो धमनियाँ हैं उनके बारे में एक कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। इस तरीके से खूब पेडागॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पेडागॉजी अभी हम नहीं पढ़ रहे या नहीं आनी है तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। अब देखिए फुफ्फुस धमनी का मतलब क्या होता है। फुफ्फुस धमनी जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये क्या होती है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त सभी धमनियाँ, अभी आपको बता दें कि जो धमनियाँ होती हैं इसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब एक इसका अपवाद मान लिया जाता जो कि अपवाद नहीं है, ये एक क्रम होता है। फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त जितनी भी धमनियाँ हैं सब में कैसा रक्त है, आपका शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ऑक्सीकृत रक्त है। ठीक है, तो धमनियों में कैसा रक्त बहता है, तो यहाँ पर शुद्ध रक्त बहता। अब एक अपवाद है, तो वो कौन सी धमनी है, आपकी फुफ्फुस धमनी है। ये एक क्रम होता है, ये यहाँ पर जिसे हम अपवाद मान लेते हैं, क्योंकि आपका जो हृदय है यहाँ पर जो रक्त है वो कैसा है, शुद्ध है। अब जो यहाँ से शुद्ध रक्त यहाँ पर जिस नलिका के माध्यम से पहले आता है उसमें तो अशुद्ध ही रक्त है, तो अशुद्ध रक्त जब आ रहा है तो वो फुफ्फुस धमनी से आता है, तो इसे हम कह देते कि अपवाद। अपवाद नहीं है, जब यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा और हृदय ही तो उसे शुद्ध कर रहा है, फिर यहाँ से जाएगा आपका ये शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक। ठीक है, तो ये अपवाद मान लेते हैं, जो हमें बस याद रखना है। धमनियों में रक्त अधिक दाब और अधिक गति से बहता है। कैसा, अधिक दाब और अधिक गति से बहता है धमनियों में रक्त, जबकि सिराओं में कम दाब और कम गति से बहता है। ठीक है, तो जब भी कभी किसी व्यक्ति को चोट लगती है, आपने देखा होगा, तो यदि और उसको कम चोट लगती है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी चोट लगी है, तो वहाँ जो है सिराएँ होती हैं, तो सिराओं में क्या होता है, कम दाब और कम गति होती है, तो उतना ब्लड नहीं मतलब उसका प्रेशर बन पाता। लेकिन जब बहुत गहरी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा प्रेशर से ब्लड बाहर निकलता है। तो यही है कि धमनी के अंदर चोट लग गई है। ठीक है, तो धमनी में जो रक्त है वो अधिक दाब अधिक गति से बह रहा है। अब धमनियों की गुहा जो होती है वो छोटी होती है तथा इनकी भित्तियां ना पिचकने वाली होती हैं। जो सिराएँ होंगी अभी आप पढ़ेंगे, उनकी भित्ति पिचकने वाली होती है। ठीक है, मतलब पिचक जाती, जबकि धमनियों की भित्ति पिचकने वाली नहीं होती। अब धमनियों का जो मध्य स्तर है जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, इसमें अधिक पेशी तंतु पाए जाते हैं, जबकि सिराओं में कम पेशी तंतु होंगे। पेशी तंतु का मतलब है छोटी छोटी सी नसें टाइप की। ठीक है, अब देखिए जंतु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो धमनियाँ होती हैं उसमें जो रक्त शुद्ध रक्त बह रहा वो खाली हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी सिराएँ होंगी वहाँ पर मृत्यु के बाद भी उनमें रक्त पड़ा रहता है। तो जो धमनियाँ हैं वो रुधिर को बांटती हैं, क्या करती हैं, बांटती हैं, और जो सिराएँ होंगी वो रुधिर को एकत्रित करेंगी, बांटेंगी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर धमनियाँ आप समझ गए होंगे। धमनियाँ क्या होती हैं, तो धमनियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, रक्त को आपका जो रक्त होता है उसको हृदय से विभिन्न बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। अब जो आपकी धमनियाँ हैं इसमें कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, अधिक गति और अधिक दाब से रक्त कहाँ पर बहता है, धमनियों में बहता है। एक अपवाद कौन सा है, तो वो है आपका फुफ्फुस धमनी, जिसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी को कहते हैं पल्मोनरी धमनी। ठीक है, इतना आपको याद रखना। अब सिराएँ जो होती हैं आपकी, तो ये कैसी होती हैं, पतली होती हैं। वो कैसी थी, धमनियाँ मोटी थीं, और एक कम लचीली भित्ति वाली होगी, मतलब एक प्रकार की नली होती जिसमें रक्त बहता है। ठीक है, अब जो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले आएंगी, मतलब अभी क्या हो रहा था, हृदय से जो रक्त था वो कहाँ जा रहा था, विभिन्न बॉडी पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो विभिन्न बॉडी पार्ट्स हैं, ये तो धमनियों की स्थिति थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो विभिन्न बॉडी पार्ट्स होंगे वहाँ से कहाँ आएगा रक्त, आपका हृदय में। और आपने देखा विभिन्न बॉडी पार्ट्स में जो रक्त होता है वो कैसा रहेगा, अशुद्ध रक्त को ले आएंगी ये। ठीक है, जो भी अशुद्ध रक्त होगा उसको लाएंगी हृदय में, और हृदय में वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और पुनः से धमनियों के माध्यम से फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो ये एक क्रम चलता रहता है। तो यह शरीर में कहाँ, अधिक गहराई में नहीं होती, जबकि धमनियाँ अधिक गहराई में होती हैं।
इनमें रुधिर की विपरीत गति को रोकने हेतु कपाट पाया जाता है। विपरीत गति का मतलब है जैसे अशुद्ध रक्त है, ठीक है, तो अशुद्ध रक्त शरीर से कहाँ जा रहा है, विभिन्न बॉडी पार्ट से हृदय में। तो ऐसा होता है कि जब ये रक्त जा रहा है तो ये वापस पुनः से ये अशुद्ध रक्त फिर से वहीं वापस ना आ जाए, इसके लिए एक कपाट होता है कि जैसे ही मतलब इतनी जगह से ये रक्त यहाँ पर आया, यहाँ एक कपाट होगा वो बंद हो जाएगा ताकि ये रक्त पुनः से वापस ना आ पाए। इनमें जो रुधिर है वो कम दाब, यहाँ दाब होगा और कम गति से बहता है। अब इसका भी अपवाद है, क्या है, वहाँ फुफ्फुस धमनी थी, यहाँ फुफ्फुस सिरा हो जाएगी। इसमें कैसा रक्त बहता है, वैसे तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बह रहा है, अशुद्ध का मतलब है अनऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन मिली नहीं है, तो अशुद्ध रक्त बहता। लेकिन एक अपवाद है, एक ऐसी आपकी सिरा होगी जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा और वो होगी फुफ्फुस सिरा। तो ये भी कोई अपवाद नहीं है, ये क्रम चलता है, ठीक है। सिराओं की गुहा बड़ी होती है, इनकी भित्तियाँ पिचकने वाली होंगी और सिराओं का जो मध्य स्तर है उसमें कम पेशी तंतु होंगे। जंतु की मृत्यु के बाद भी इनमें रुधिर भरा रहता है और ये सिराएं रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती हैं, जबकि धमनियाँ आपकी रुधिर को बांटने का काम कर रही थी। तो ये होती हैं आपकी रुधिर वाहिनियाँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो आपका रक्त परिसंचरण है उसके कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका हृदय हो गया, हृदय को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, क्या, हृदय, ठीक है। दूसरा होता है आपका रुधिर वाहिनियाँ, और रुधिर जो वाहिनियाँ हैं या रुधिर जो आपकी धमनियाँ हैं ये कितनी होती हैं, 2 प्रकार की, सिराएँ और आपकी धमनियाँ, ठीक है, जो आपने यहाँ पर कवर कर लिया। फिर होता है आपका अगला जो तत्व एलिमेंट्स, वो होता है रक्त। तो अब ये हमारा यहाँ पर इतना कवर होता। अब देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कई जंतुओं में खुला परिसंचरण होगा, मतलब खुले में रक्त बहेगा, कोई नलिकाएं नहीं होंगी। कुछ ऐसे आपके प्राणी वर्ग होंगे जिनमें जो रक्त है वो नलिकाओं के माध्यम से बहेगा, मतलब खुले में नहीं बह सकता, ठीक है। और कुछ ऐसे आपके जो है प्राणी वर्ग होंगे जिनमें दोनों तरीके से रक्त बहेगा। जैसे आप यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको अभी समझाएंगे कि किस तरीके से। जैसे आपकी जो मछली होती है, क्या होती है, मछली, तो मछली में यहाँ पर दोनों तरीके से, उसमें कुछ आधे शरीर में नलिकाएं होंगी, आधे शरीर ऐसा होगा जहाँ पर खुले में रक्त बह रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ तिल चड्डा हो जाएगा, खुला रक्त परिसंचरण तिल चड्डे में, ठीक है, उसमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, मतलब धमनिकाएं सिराएं वगैरह नहीं होंगी, उसमें खुले में रक्त बहेगा, ठीक है, पूरे शरीर में। अब आपका जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है इसका मुख्य उदाहरण हो जाएगा आपका मनुष्य या अन्य जो स्तनधारी प्राणी होंगे। इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर रहेगा, धमनियाँ होंगी, सिराएं होंगी, अशुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। तो ये जो रक्त परिसंचरण है 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, खुला, बंद और मिश्रित। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ एक एक करके देखिए। सबसे पहले खुला रक्त परिसंचरण क्या होता है, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में उपस्थित रहता है तथा अंत में जो रुधिर नलिकाएं हैं उससे खुले स्थान में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें रक्त नलिकाएं पाई नहीं जाएंगी, होंगी, लेकिन क्या होता, शुरुआत में तो रक्त कहाँ होगा, नलिकाओं में ही होगा, लेकिन अंत समय में क्या होता है, रुधिर जो है वो नलिकाओं से कहाँ आ जाता है, खुले स्थान में आ जाता है। यदि ये नलिकाएं नहीं होंगी तो फिर तो नदी मान के चल सकते हैं, ठीक है, कि नदी जैसा है उसके मतलब अंदर, लेकिन नहीं, उसमें नलिकाएं तो होंगी, लेकिन अंत में क्या होता है, जो रुधिर होता है वो खुले स्थान में आ जाता है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका जिसमें खुला रक्त परिसंचरण होगा वो हो जाएगा तिल चड्डा, जो कि आपके आर्थ्रोपोडा वर्ग का सदस्य है। घोंगा जो मोलस्का वर्ग का सदस्य है, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि, इनमें कैसा रक्त परिसंचरण होगा, खुला रक्त परिसंचरण। और क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखने की चीज़ है, याद रखिए। और आपको जंतु जगत बहुत अच्छे से बता चुके हैं, पूरे के पूरे जगत कवर करवाए हैं, कौन से जगत में कौन से जंतु आते हैं, किसकी क्या विशेषता होती है, तो आपको पूरा 5 जगत जो प्रणाली है वो कवर करवाई हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें रुधिर कम दाब और कम गति से बहेगा। कैसा, कम दाब कम गति से बहेगा। इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिसंचरण चक्र कम समय में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि कम दाब कम गति से बहता है और कम समय इसमें लगता है। जैसे जो तिल चड्डा है उसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र केवल 5 से 6 मिनट में ही पूर्ण हो जाता है। तो ये खुले परिसंचरण तंत्र में इतना ही पढ़ना है। अब देखिए
बंद परिसंचरण तंत्र जो है, इस प्रकार की परिसंचरण तंत्र में रुधिर जो है वो बंद नलिकाओं में बहेगा और इसमें जो रुधिर है वो अधिक दाब से और अधिक गति प्रेशर के साथ में बहता है। इसमें पदार्थ का आदान प्रदान ऊतक द्रव के द्वारा होता है। तो जो ऊतक द्रव है ये आपको आप कहेंगे क्या है। आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए, जो आपके मन में डाउट बनता है उसको आप कमेंट्स में ज़रूर पूछने का प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब देखिए जो ऊतक द्रव है क्या होता है, तो कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली परत होती है। कोशिकाएं होती हैं जो, उसके चारों ओर एक द्रव भरा हुआ होता है, उसी को हम ऊतक द्रव कहते हैं। और ये मतलब जो आपका यहाँ देख रहा है पदार्थ का जो आदान प्रदान है इसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में जो नलिकाएं हैं उसमें किस माध्यम से होगा, तो इसी ऊतक द्रव के द्वारा होगा। अब जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है सभी कशेरुकियों में पाया जाएगा। कशेरुकियों का मतलब है कि जिनमें भी आपका लाल रक्त कण आरबीसी उपस्थित होती हैं या जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें आपका बंद परिसंचरण तंत्र होगा। जैसे आपका मनुष्य या अन्य जो स्तनधारी रहेंगे, जैसे केंचुआ एनिलिडा वर्ग का सदस्य है, तो इनमें किस तरीके का परिसंचरण तंत्र होता है या किस तरीके से ब्लड परिसंचरण होता है, तो आपका बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन यदि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं और क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इतने में ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ों को समझिए और हर टॉपिक को टच करने का प्रयास करिए। अब देखिए मनुष्य में विकसित बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र दो भागों से मिलकर बना है और ये हैं दो भाग, एक तो रुधिर परिसंचरण और एक लसिका परिसंचरण, जो हमें पढ़ने हैं। अब जो मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है तो इसमें रक्त कभी निश्चित दाव से आगे बढ़ेगा, कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, मतलब दोनों प्रकार से होगा। तो ये मछली और मेंढक में होता है। तो ये हो गए आपके परिसंचरण तंत्र के प्रकार, रक्त परिसंचरण तंत्र की, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हमें पढ़ना है हृदय की संरचना। हृदय में आलिंद निलय क्या होते हैं, किस तरीके से कितने आलिंद हैं, कितने निलय हैं, किस तरीके से जो रक्त है वो प्रवाहित हो रहा है, ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो अगले सेशन में हृदय की संरचना पढ़ेंगे, फिर आगे के जो आपके लसिका परिसंचरण तंत्र वगैरह रह जाएंगे उनको नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। तो यदि आपका इस सेशन में कहीं पर भी डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछिए, और क्लास अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिए। और आपकी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट पात्रता परीक्षा में सिलेबस में टॉपिक दिया गया है पदार्थ, लगभग वहाँ पर क्लियर होने को है। पदार्थ क्या होता, पदार्थ की भौतिक रासायनिक अवस्थाएँ क्या होती हैं, तो ये हम वहाँ पर कवर कर रहे थे। परमाणु संरचना आपको बता दी थी, बोर ब्यूरी योजना वहाँ पर हमारा कवर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।